नमस्कार। आज हम जानेंगे कि इतिहास कैसे लिखा जाता है। कभी सोचा है कि इतिहासकार गुजरे जमाने की घटनाओं के बारे में इतनी सटीकता से कैसे बता पाते हैं? आखिर वो कौन से सुराग हैं जो उन्हें अतीत की परतें खोलने में मदद करते हैं? चलिए इतिहास लेखन के इन स्रोतों को समझते हैं। आज की हमारी चर्चा 4 हिस्सों में बटी है। सबसे पहले हम समझेंगे कि अतीत का पुनर्निर्माण कैसे किया जाता है। फिर हम साहित्यिक स्रोतों यानी लिखित दस्तावेजों पर नजर डालेंगे। उसके बाद हम पुरातात्विक स्रोतों यानी जमीन से मिले सबूतों की बात करेंगे। और अंत में विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों के महत्व को जानेंगे। तो सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल, हम ये कैसे जानते हैं कि अतीत में क्या हुआ था? जाहिर है हम समय में पीछे नहीं जा सकते। तो फिर इतिहास को जानने का तरीका क्या है? देखिए, ये सवाल ही पूरे इतिहास के अध्ययन का आधार है। इसे एक तरह की जासूसी समझिए। घटना बहुत पहले हो चुकी है और कोई चश्मदीद गवाह भी नहीं है। ऐसे में एक इतिहासकार को पीछे छूट गए सबूतों के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर ही पूरी कहानी को समझना होता है। और इन्हीं सबूतों को ऐतिहासिक स्रोत कहा जाता है। ये स्रोत कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कोई पुरानी किताब, किसी इमारत का खंडर या जमीन की खुदाई में मिला कोई सिक्का। इन्हीं का विश्लेषण करके इतिहासकार अतीत की एक विश्वसनीय तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए अब हम स्रोतों की पहली और सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी पर आते हैं, लिखित रिकॉर्ड, जिन्हें हम साहित्यिक स्रोत कहते हैं। आसान शब्दों में साहित्यिक स्रोत वो हर चीज है जो लिखी गई हो। ये हाथ से लिखी पांडुलिपियां हो सकती हैं, किताबें हो सकती हैं या राजाओं के शासन का लेखा जोखा भी हो सकता है। इनसे हमें उस समय के समाज, सोच और घटनाओं के बारे में सीधी जानकारी मिलती है। ये साहित्यिक स्रोत भी कई तरह के होते हैं। कुछ धार्मिक ग्रंथ होते हैं, जैसे वेद, जो हमें उस काल की मान्यताओं और सामाजिक नियमों के बारे में बताते हैं। कुछ धर्मनिरपेक्ष साहित्य होते हैं, जैसे कानून और विज्ञान की किताबें। इनके अलावा राजाओं की जीवनियां और ऐतिहासिक वृत्तांत भी होते हैं, जो घटनाओं का क्रमबद्ध ब्यौरा देते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख साहित्यिक स्रोतों के उदाहरण हैं, जैसे कल्हण द्वारा लिखी गई राज तरंगिणी, जो कश्मीर के राजाओं का एक विस्तृत इतिहास है, या फिर अबुल फजल का अकबरनामा, जो हमें अकबर के शासनकाल की आधिकारिक जानकारी देता है। वहीं इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत रेहला हमें उस समय के समाज को एक बाहरी व्यक्ति के नजरिए से दिखाता है। लेकिन सोचिए, उस समय का क्या जब लेखन कला विकसित नहीं हुई थी, या अगर लिखित रिकॉर्ड उपलब्ध न हो? ऐसी स्थिति में पुरातात्विक स्रोत हमारी मदद करते हैं। पुरातात्विक स्रोत वो भौतिक सबूत हैं जो अतीत के लोग अपने पीछे छोड़ गए हैं। इनमें इमारतें, कलाकृतियां जैसे मिट्टी के बर्तन और औजार और सिक्के शामिल हैं। ये हमें उन आम लोगों के जीवन के बारे में भी बताते हैं जिनका जिक्र शायद लिखित इतिहास में न मिलता हो। इन्हें भी हम कई श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहली हैं संरचनाएं और बस्तियां, जैसे पुराने शहर या किले। दूसरी हैं कलाकृतियां, जैसे मिट्टी के बर्तन, औजार और मोहरें। और तीसरी श्रेणी है सिक्कों की, जिनके अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। उदाहरण के लिए मोहनजोदड़ो शहर की योजना को देखिए। शहर को 2 हिस्सों में बांटा गया है, एक ऊंचा गढ़ और एक निचला शहर। यहाँ की सीधी सड़कें और सुनियोजित जल निकासी व्यवस्था हड़प्पा सभ्यता की उन्नत शहरी योजना का प्रमाण देती है। इसी तरह हड़प्पा सभ्यता की ये मोहरें भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन पर जानवरों की आकृतियां और एक ऐसी लिपि है जिसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। ऐसी मोहरें मेसोपोटामिया में भी मिली हैं, जो इन 2 सभ्यताओं के बीच व्यापारिक संबंधों का संकेत देती है। मिट्टी के बर्तनों की शैली में बदलाव भी सामाजिक विकास का सूचक होता है, जैसे चित्रित धूसर मृदभांड यानी पेंटेड ग्रेवेयर आमतौर पर एक कृषि आधारित ग्रामीण जीवन से जुड़े हैं। वहीं बाद में मिलने वाले उत्तरी कृष्णमार्जित मृदभांड यानी नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर एक अधिक उन्नत शहरीकरण और व्यापार की ओर इशारा करते हैं। सिक्के भी ऐतिहासिक जानकारी का एक खजाना होते हैं। इनसे हमें अर्थव्यवस्था, व्यापार और धातु विज्ञान के बारे में पता चलता है। अक्सर इन पर राजा का नाम और शासनकाल की तारीख अंकित होती है, जो हमें एक निश्चित समय सीमा तय करने में मदद करती है। शुरुआती पंचचिह्नित सिक्कों से लेकर बाद के अरबी, फारसी शिलालेख वाले सिक्के ये सांस्कृतिक बदलावों को भी दर्शाते हैं।
अब तक हमने उन स्रोतों की बात की जो स्थानीय थे, लेकिन कभी-कभी किसी समाज को समझने के लिए एक बाहरी नजरिया बहुत उपयोगी होता है। यहीं पर विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों की भूमिका आती है। ये उन यात्रियों, राजदूतों और व्यापारियों के लेख हैं जो दूसरे देशों से भारत आए थे। उन्होंने यहाँ के समाज, रीति रिवाजों और घटनाओं को देखा और अपने अनुभव लिखे। उनका दृष्टिकोण हमें उन बातों की जानकारी देता है जिन्हें शायद स्थानीय लेखकों ने सामान्य समझकर नजरअंदाज कर दिया। सदियों से कई विदेशी यात्री भारत आते रहे हैं। जैसे लगभग 300 ईसा पूर्व में यूनानी राजदूत मेगस्थनीज आए। 5वीं शताब्दी में चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फायान आए। 7वीं शताब्दी में ह्वेनसांग आए और 14वीं शताब्दी में मोरक्को के प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता ने भारत की यात्रा की। चीनी भिक्षु दाओजेंग का ये कथन बहुत कुछ कहता है। ये दिखाता है कि फाह्यान जैसे यात्रियों के लिए भारत केवल एक देश नहीं, बल्कि एक पवित्र भूमि थी, ज्ञान का केंद्र था। उनके लेखन का उद्देश्य सिर्फ यात्रा का वर्णन करना नहीं, बल्कि बौद्ध धर्म से जुड़े ज्ञान को प्राप्त करना भी था। तो हमने देखा कि इतिहास को समझने के लिए कई अलग-अलग तरह के स्रोत होते हैं। कोई भी एक स्रोत अपने आप में पूरी कहानी नहीं बताता। हर स्रोत एक बड़ी पहेली का बस एक छोटा सा टुकड़ा होता है। इसलिए इतिहास की एक सही और संतुलित समझ बनाने के लिए ये जरूरी है कि सभी उपलब्ध स्रोतों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया जाए। साहित्यिक, पुरातात्विक और विदेशी वृत्तांतों सभी को एक दूसरे के साथ मिलाकर और क्रॉस वेरीफाई करके ही इतिहासकार अतीत का एक विश्वसनीय पुनर्निर्माण कर पाते हैं। धन्यवाद।